Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about South Atlantic Anomaly. So this topic is important from our syllabus GS paper 1. Geography point of view, especially from the subsegment geophysical phenomena. तो इसके पहले कि हम लोग इस टॉपिक को लें, बेसिक फंडामेंटल्स देख लेते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड. देखिए, यू ऑल नो दैट आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तभी तो जाकर के कंपास हमें डायरेक्शन बताता है. लेकिन अगर बात किया जाए ज्योग्राफिक नॉर्थ की और मैग्नेटिक नॉर्थ की, तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. एंड लाइकवाइज ज्योग्राफिक साउथ की और मैग्नेटिक साउथ की, तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. ऑफ कोर्स देखिए, कोई भी मैग्नेट के अंदर कैसा होता है कि जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं वो होता है नॉर्थ पोल, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स इंटर करती हैं वो होता है साउथ पोल. तो इस हिसाब से जहाँ पे हमारा अर्थ का जोग्राफिकली नॉर्थ पोल है, उस साइड में या उस डायरेक्शन में हमारे अर्थ का मैग्नेटिक वाइज या मैग्नेटिकली साउथ पोल है. एंड उसका बिल्कुल अपोजिट, जहाँ पे हमारे अर्थ का साउथ पोल है जोग्राफिकली, वहाँ पे हमारे अर्थ का मैग्नेटिक वाइज नॉर्थ पोल है. सो दिस इज हाउ इट इज़. द अर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल इज एक्चुअली नियर द नॉर्थ पोल एंड द नॉर्थ पोल इज नियर द साउथ पोल. बट इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है कि एग्जैक्टली जो पोल्स हैं, जोग्राफिक पोल्स एंड मैग्नेटिक पोल्स, वो बिल्कुल अलाइंड नहीं है. उनके बीच में थोड़ा सा एक एंगल है. इस कारण से मान लीजिए कभी ऐसा सवाल आता है प्रीलिम्स में कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो एग्जैक्टली हमें नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन का इंडिकेशन देता है, येस और नो, तो आंसर वुड बी नो. एग्जैक्ट नॉर्थ या साउथ का इंडिकेशन तो मैग्नेटिक कंपास हमें नहीं देता है. यह बात हो गई फंडामेंटल्स की. अब ज़रा देखते हैं. देखिए, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हमारे साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि पिछले 200 सालों में मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे अर्थ का है वो धीरे धीरे वीकेन हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है. इनफैक्ट दे हैव गिवन सम डेटा ऑल्सो कि आवर अर्थ हैज़ लॉस्ट अबाउट 9% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ ऑन एन एवरेज इन लास्ट 200 ईयर्स. और इसी को नाम दिया गया है साउथ अटलांटिक अनोमली. भाई क्या है साउथ अटलांटिक अनोमली, वो भी ज़रा समझ. देखिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वीकेन हो रहा है, लेकिन उसमें भी जो ये वीकनिंग है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, ये मोस्टली देखा जा रहा है साउथ अटलांटिक ओशन के आसपास. तो साउथ अटलांटिक ओशन के आसपास में साउथ वेस्ट अफ्रीकन रीजन है, उसके अलावा साउथ अमेरिकन रीजन है. ये वाला एरिया साउथ अटलांटिक ओशन के आसपास का रीजन, वहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वीकनिंग कुछ ज़्यादा रियलाइज़ की जा रही है. इसी को नाम दिया है जोग्राफर्स ने साउथ अटलांटिक अनोमली. अभी वाई इट इज़ बीइंग नोन एज अनोमली, बिकॉज द रीजन बिहाइंड द वीकनिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स इन दिस रीजन इज नॉट क्लियर. करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है कि नासा के जो साइंटिस्ट हैं, दे आर एक्टिवली मॉनिटरिंग द स्ट्रेंज अनोमली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नोन एज साउथ अटलांटिक अनोमली. सो देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च are going on in order to identify the factors behind weakening of the magnetic field over South Atlantic Ocean. अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है वैन एलन रेडिएशन, वो भी ज़रा देखते हैं. तो देखिए, सन से सोलर फ्लेम्स निकलते हैं. सोलर फ्लेम्स में बहुत सारा आयोनाइज्ड पार्टिकल्स का रेडिएशन होता है. वो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के रेडिएशंस, जिसको सोलर फ्लेम्स या सोलर फ्लेयर्स कहा जा सकता है, वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आते हैं. अभी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए एक ब्लैंकेट या प्रोटेक्शन कवर का काम करती है. वो सोलर फ्लेयर्स आते हैं हमारे अर्थ की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज टू दी सोलर फ्लेयर्स डायरेक्टली. लेकिन ये जब मैग्नेटिक फील्ड्स हमें प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट दी सोलर फ्लेयर्स, तो उस केस में एक तरीके का समझिए आप, ये जो चार्ज पार्टिकल सन से आ रहे हैं उसका एक लेयर बन जाता है. लेयर बाय लेयर एक बेल्ट बन जाता है.
जिसको कहा जाता है वैन एलन रेडिएशन। तो वैन एलन रेडिएशन इज अ बेल्ट of energetic charged particles from the sun. So suppose this here you have sun, so charged particles coming from the sun, they will interact with the magnetic field of the earth, and there they will get accumulated, and that will lead to formation of a belt which is known as Van Allen radiation belt. अभी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट और ये साउथ अटलांटिक अनोमली का क्या रिलेशन है वो भी समझिए। ये जो सन से आने वाले रेडिएशंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बना रहे हैं, लेकिन चूंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये साउथ अटलांटिक ओशन के आसपास में कमज़ोर हो गया है, इस कारण से वैन एलन रेडिएशन यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन के आसपास में काफ़ी डीप पहुँच चुका है। वैसे तो ये है रेडिएशन बेल्ट राइट इन जनरल, बट साउथ अटलांटिक के ऊपर अर्थ's magnetic field is weak, and that is why the Van Allen radiation belt has also come very close to the earth's surface. So at South Atlantic anomaly region, in this region the Van Allen radiation belt has come closest to the earth's surface, somewhere close to 200 kilometer high from the earth's surface. ये जो वैन एलन रेडिएशन जितना नज़दीक आता जाएगा उतना हमारे लाइफ पे निगेटिव इम्पैक्ट्स होते जाएंगे। इस रीजन में क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स देखे जा सकते हैं, तो लुक, एनी सैटेलाइट विच इज़ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम दिस रीजन, तो उस पर एक थ्रेट रहेगा कि इट में लूज कॉन्टैक्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर्स, क्योंकि यहाँ पे जो वैन एलन रेडिएशन है वो कम्युनिकेशन के चैनल्स को ब्रेक करता है या वीक करता है। दूसरा, ये जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है इट में कॉज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद सैटेलाइट, एज आई ऑलरेडी सेड इट कैन हिट ऑपरेशंस ऑफ स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज लाइक जीपीएस, रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ये जो सोलर फ्लेम्स आते हैं इनको हम लोग कभी कभार जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी कहते हैं। They interfere with high frequency radio communication and GPS navigation system. Aircraft flights, power grids and space exploration programs are also vulnerable to such Van Allen radiation belt if they come very close to Earth surface. The next article is about a defamation case in India and associated Lily Thomas case. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. क्या होता है defamation, पहले वो समझते हैं। तो डिफेमेशन इज अ कम्युनिकेशन ऑफ supposedly false statement that harms reputation of an individual, person or business group. तो सरल सी बात कही जाए अगर, तो अगर आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे किसी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट या रिलीजन का रेपुटेशन हार्म होता है, तो दैट पर्टिकुलर एक्शन कैन बी कॉल्ड एज डिफेमेशन, मानहानि। हिंदी में कहते हैं उसको मानहानि, यानी कि सम्मान या किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करना, उसको कहा जाता है डिफेमेशन। सो अ स्टेटमेंट दैट मे हार्म द रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेमेशन को लेकर के वैसे तो पूरे दुनिया भर में अलग अलग तरीके के कानून हैं। ज़्यादातर देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, चूँकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे डिफेमेशन को ज़्यादातर देशों में सिविल ऑफेंस की तरह ही आइडेंटिफाई किया जाता है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है, बट एक तरीके से उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है बिकॉज ऑफ डिफेमेशन बीइंग कंसिडर्ड एज बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस। क्योंकि आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिसिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ बातें कह रहे हैं, और उसमें कौन सी बात सामने वाले को डिफेमेशन लग जाए, मानहानि लग जाए। आप तो अपना फंडामेंटल राइट प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन सामने वाले को लगे कि ये डिफेमेशन है और वो फिर आपके खिलाफ केस कर दे और कहीं वो क्रिमिनल केस कर दे और आपको सज़ा हो गई, देन ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इज़ हाउ मैनी टाइम्स इन इंडिया, बिकॉज ऑफ द डिफेमेशन बीइंग अ क्रिमिनल ऑफेंस, पीपल आर नॉट फीलिंग complete freedom in enjoyment of their freedom of speech and expression. वो बात अलग है कि you all know कि freedom of speech and expression is also not an absolute right, it is limited by reasonable restriction mentioned under article 19(2). वो बात तो है ही, लेकिन फिर भी ये जो defamation है ये क्रिमिनल ऑफेंस होने के कारण थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक चिलिंग इफेक्ट का काम करता है। बात की जाए सिविल ऑफेंस की,
अगर डिफेमेशन के अंदर, तो सिविल ऑफेंस में सिविल सूट कैन बी फाइल्ड इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट और अ हाई कोर्ट, जहाँ पे मॉनेटरी कंपनसेशन मांगा जा सकता है फॉर मेकिंग एनी एक्यूजिशन और एनी फॉल्स क्लेम। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस की तरह भी इसको आइडेंटिफाई किया गया अंडर IPC 499 एंड 500। वो डिपेंड करेगा केस रजिस्टर करने वाले पे, वो डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर कि वो इसको किस ऑफेंस की तरह वो लेते हैं, सिविल ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे। क्रिमिनल ऑफेंस के लिए IPC 499 और 500 है दैट डील्स विद डिफेमेशन, और क्रिमिनल ऑफेंस में द अक्यूज्ड कैन बी सेंटेंस्ड फॉर 2 years इन जेल। और यही हुआ है मौजूदा केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ। ही हैज़ बिन फाउंड गिल्टी ऑफ अ डिफेमेशन केस, जहाँ पे उन्होंने कुछ मोदी सरनेम को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट भी आपको पता ही है, इन्होंने थोड़ा रेकलेस तरीके से कह दिया कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि सारे जो फ्रॉड लोग हैं उनका नाम मोदी से ही क्यों होता है। तो ही वॉज बेसिकली रेफरिंग टू ललित मोदी, नीरव मोदी एंड ऑल। उसमें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम इनडायरेक्टली इंक्लूड कर दिया, राइट। अभी उसमें उन्होंने मोदी सरनेम को एक तरीके से डिफेम कर दिया कि सारे ऐसे फ्रॉड लोग मोदी सरनेम वाले क्यों हैं, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो इनके खिलाफ फिर एक गुजरात के एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस किया गया, और उसी केस में फिर राहुल गांधी को गिल्टी पाया गया है, और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस की तरह इस केस को रजिस्टर किया गया था। वो बात अलग है कि राहुल गांधी जी को तुरंत बेल भी मिल गया, और 30 दिनों के लिए इस सेंटेंस के इम्प्लीमेंटेशन पे भी रोक लगा दी गई है। अभी ये बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी इस मैटर को लेकर के हाई कोर्ट में जाएगी, वहाँ से हो सकता है कि इस मैटर को आगे सुनवाई भी हो और इस मैटर को कुछ डिले भी किया जाए। हो सकता है हाई कोर्ट में भी उनको सज़ा हो जाए, उस केस में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। जो भी है वो देखा जाएगा। मुद्दा ये है कि सज़ा सुनाई गई, बेल मिल गया 30 दिनों के लिए, सेंटेंस को सस्पेंड भी किया गया है, एंड उनको अलाउ भी किया गया है दैट ही में अपील इन द हायर कोर्ट। अब वो 30 दिन बाद हायर कोर्ट इस केस को लेती है, क्या फैसला सुनाती है, वो तो देखा जाएगा। लेकिन अब एक दूसरा मामला इससे निकल कर के आ रहा है, वो हो रहा है राहुल गांधी का लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन का। सो राहुल गांधी's conviction in this particular case has led to his disqualification from वायनाड constituency of लोक सभा। तो वो वायनाड से MP हैं, केरला के वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो MP हैं लोकसभा में। अब जैसे ही उनको इस केस में कन्विक्शन हुआ है, 2 साल की सज़ा हुई है, ऑटोमेटिकली उनका जो कैंडिडेचर है या ऑटोमेटिकली जो उनकी मेंबरशिप है लोकसभा की वो कैंसिल हो गई है। तो अब ये डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के क्या नियम है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs को लेकर के क्या नियम है वो ज़रा देखते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी बातें कहता है कि इन मामलों में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या क्या कहा जाएगा वो डिफाइन नहीं किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, बट इट सेज कि इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट then he or she may get disqualified if he is or she is of unsound mind, or if he is of undischarged insolvent, or if he or she gives up voluntarily acquired citizenship of a foreign state। हमारे देश की सिटीजनशिप गिव अप कर देते तो दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप ले लेते हैं, इस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक 5वां प्रोविज़न और लिख करके दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस लिख करके दिए हैं, लेकिन संविधान में साथ में एक बात और लिखी गई है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम कानून बना सकता है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और इसी 5वें प्रोविज़न का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने कानून बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड किए गए हैं रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो मोर डिस्क्वालिफिकेशंस हैव बीन एडेड। उसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन है कि इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years देन दैट पर्सन में गेट डिस्क्वालिफाइड। और इसी प्रोविज़न के कारण नाउ राहुल गांधी हैज़ बिन डिस्क्वालीफाइड फॉर द टाइम बिंग। तो भी डिस्क्वालीफाइड ही है, अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी क्रिमिनल केस में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951।
और ये कानून बनाया है हमारे पार्लियामेंट ने इस प्रोविज़न का इस्तेमाल करके जो संविधान में लिखा है। तो इस तरीके से राहुल गांधी हैज़ बिन नाउ डिस्क्वालीफाइड। अब राहुल गांधी को इसमें राहत मिल सकती थी 2013 से पहले का यह मामला होता तो, लेकिन 2013 में एक मॉन्यूमेंट्री डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हम लोग लिली थॉमस केस नाम से जानते हैं। क्या था कि देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक सेक्शन था, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4, जो कहता था कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है किसी भी केस में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, बशर्ते वो हायर कोर्ट में अपील करके इस डिसीजन को स्टे ना करवा दें। मतलब सरल भाषा में, जैसे इस पर्टिकुलर केस में राहुल गांधी जी को सज़ा हुई है गुजरात के एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से, अब वो हाई कोर्ट में चले जाएं और मामला हाई कोर्ट में अपील करें और फिर हाई कोर्ट इस पर्टिकुलर डिसीजन पे अभी के लिए स्टे लगा दे अगर, तो उस केस में सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता कि अब तो मामला हायर कोर्ट में चला गया, तो जब हायर कोर्ट से फैसला निकल करके आएगा तब डिस्क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। बट इफ़ टिल 2013 इफ़ द मैटर वॉज अपील्ड इन अ हायर कोर्ट, देन इन दैट केस as per section 8 subclause 4 disqualification would not happen under representation of people act। लेकिन फिर 2013 में लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसका क्या मतलब है? द इन्फरेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसीजन इज कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई भी कोर्ट 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुना देती है, उसके बाद अगर वो हायर कोर्ट में जाते भी हैं, वहाँ पे वो अपील करते भी हैं, तो भी दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी डिस्क्वालीफाइड देन एंड देयर इटसेल्फ। एक बार सज़ा सुना दी गई, नाउ दैट मेंबर विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो इन लिली थॉमस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर विल बी ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ कन्विक्शन बाय एनी लोअर कोर्ट। और यही हुआ इस पर्टिकुलर केस में। दिस इज व्हाट हैज़ अलाउड लोकसभा सेक्रेटेरिएट टू इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई राहुल गांधी। अब वो हाई कोर्ट में जाएं, वहाँ पे स्टे लगवाएं इस पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर, फिर भी लिली थॉमस केस के हिसाब से ही हैज़ बिन डिस्क्वालीफाइड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड टीबी डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, आज का दिन 24 मार्च पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ दिस बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम दैट कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस। और उसके बाद से इट पेव्ड वे फॉर डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ दिस डेडली डिजीज एंड दैट इज़ वाई वर्ल्ड टीबी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 मार्च। वर्ल्ड टीबी डे 2023 का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात की जाए, मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड इट इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन दैट मेनली अफेक्ट्स लंग्स। ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम रन किया जा रहा है इंडिया में जिसका नाम है डॉट्स प्रोग्राम। इट इज़ रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत फ्री मेडिसिन इज प्रोवाइडेड टू टीबी पेशेंट्स। टारगेट है हमारे देश के अंदर कि हम टीबी को एलिमिनेट कर दें बाय 2025। इसका क्या मतलब है एलिमिनेशन ऑफ टीबी का, वो जरा देखेंगे। करेंटली BCG इज़ द ओनली वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट टीबी। अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस एपिडेमिक। In 2020 itself, India accounted about 26% of the TB cases across the globe. अब देखिए, टीबी से निपटने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान 2017 टू 2025। अभी देखिए, HDG गोल्स के हिसाब से टीबी का एलिमिनेशन होना है बाय द ईयर 2030 इन द वर्ल्ड, बट इंडिया हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025 इटसेल्फ। तो नए टीबी के केसेस 2025 के बाद से नहीं होने चाहिए, ये भारत का टारगेट है। उसके अलावा टीबी से होने वाली जो मौत है वो 2020 में लगभग 37 लाख थी, उसको घटा करके टीबी से होने वाली जो मौत थी 2020 में, दैट वाज 37 पर 1 लाख पॉपुलेशन, उसको घटा करके 3 डेथ पर 1 लाख पॉपुलेशन लाने का टारगेट है 2025 तक। यानी कि जिन लोगों को ऑलरेडी टीबी हो चुका है
उनमें भी मोर्टेलिटी केसेस को घटाना है 2025 तक। अभी ये 37 पर 1 लाख, सो घटा करके लाना है 3 पर 1 लाख। और 2025 के बाद से कोई भी नया केस नहीं होना चाहिए टीबी का। ये टारगेट है हमारा भारत सरकार का अंडर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 टू 2025, जबकि वर्ल्ड का टारगेट है नो न्यू केसेज ऑफ टीबी टू बी अचीव्ड बाय 2030। ये जो प्लान है दैट ऑल्सो एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टीबी इन ऑर्डर टू रिड्यूस कैटेस्ट्रॉफिक कॉस्ट फॉर अफेक्टिव फैमिली दैट मस्ट बी जीरो, यानी कि सारी दवाइयाँ फ्री में अवेलेबल कराई जाए अंडर डॉट्स प्रोग्राम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एबेल प्राइज एंड दिस टॉपिक इज एट बेस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एबेल प्राइज recognizes scientific achievements in the field of mathematics. It was first awarded in 2003. Abel Prize basically दिया जाता है in recognition of Norwegian mathematician Niels Henrik Abel. And Abel Prize is considered to be equivalent of Nobel Prize. अब मैथ्स में तो नोबेल प्राइज होता नहीं है, तो मैथ्स में फिर एबेल प्राइज दिया जाता है जिसका रिस्पेक्ट या स्टेचर आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज के लेवल का ही होता है। साल 2023 के लिए लुइस कैफरेली हैज़ बीन गिवन दिस एबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन मैथमेटिक्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूपीआई? करेक्ट आंसर वुड बी मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। Which of the following statements are true about UN High Sea Treaty? The treaty is negotiated under UN CLOs of 1982. Absolutely correct. The treaty establishes ground rules for conducting environmental impact assessment for commercial activities. That is also correct. और देखिए, वैसे तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या संभव है उसको लेकर के सेकेंड और फिफ्थ को लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट है कि इट कैन क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। येट अगर आप पॉसिबिलिटीज़ देखें, फ्यूचर देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आप मान सकते हैं कि येस इट कैन इंड्यूस करंट एंड ऑल्सो इंश्योर वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इन फ्यूचर जिस तरीके से चैट जीपीटी वगैरह हैं, दे आर कैपेबल ऑफ नाउ क्रिएटिंग मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स ऑल्सो। सो इस पर्सपेक्टिव से यू कैन से कि ऑल द 5 आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।